बच्चों, अब हम 1.1 से आगे शुरू करते हैं। तो हमारा अगला बिंदु है वो है अपरिमेय संख्याएं। देखो, हमने पहली वीडियो में बताया था परिमेय संख्याओं की परिभाषा, तो उसी में एक शब्द और जुड़ जाएगा, नहीं। यानी कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा हमने क्या बताई थी? वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सके, जहां P और Q पूर्णांक है, Q शून्य नहीं है। बस लिख सके में नहीं लिख सके आ जाएगा, तो लिखते हैं परिभाषा। वे संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिख सके, ये जो नहीं शब्द है ना, ये आ जाता है बस। जहां P Q पूर्णांक है, Q 0 नहीं है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे वर्गमूल 2, क्योंकि अब आप कहोगे जी ये तो P बटा Q के रूप में लिख सकते, इसके बटा 1 लगा के P बटा Q तो हो जाएगा, लेकिन P इसका पूर्णांक नहीं है, क्योंकि √2 पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः ये परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर कैसी हुई? अपरिमेय। √3, अब कभी लगातार कह दो जी √4 का तो वर्गमूल 2 हो जाएगा, और 2 एक परिमेय संख्या है। √5, तो जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता हो उनके √ लगा दो, अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हो जाएंगे। इसके अलावा पाई, क्योंकि पाई का मान आज तक कोई ज्ञात नहीं कर पाया है। जिस संख्या का मान कन्फर्म नहीं हो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसी प्रकार ई है, ये आप 11वीं 12वीं में पढ़ोगे, ये अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण है। उसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं। तो अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह बना दे तो उस समूह को वास्तविक संख्याएं कहेंगे। तो सीधी सी परिभाषा है, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी हमने अभी तक जितनी भी संख्याएं पढ़ी है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, ये सब, और अपरिमेय संख्या, ये सब वास्तविक संख्या कहलाती है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। उसके बाद है संख्या रेखा। अगर हम एक रेखा खींच के उस पर नंबरिंग कर दे तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। इस प्रकार से दोनों तरफ तीर लगा देंगे, क्योंकि रेखा अनंत की ओर जा रही है। एक बिंदु ले लिया 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह इधर -1, -2, -3, तो ये संख्या रेखा कहलाती है। और ये जो संख्या रेखा है, ये इसको वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ये संख्या रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर के बनी हुई है, और उन अनंत बिंदुओं में इस संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु है उनमें से कुछ परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं, और जो शेष बच जाते हैं वो अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं। यानी इस वास्तविक संख्या रेखा पर अनंत बिंदुओं में से सभी प्रकार के बिंदु है, जो परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं वो बिंदु भी है,
और जो अपरिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं वो बिंदु भी है। अब देखो इसमें एक विशेष बात देखो, एक नोट है कि पाई और 22/7 इनमें क्या अंतर है। तो हमने अभी आप लोगों को पढ़ाया है कि पाई तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसका मान निश्चित नहीं है, और 22/7 एक परिमेय संख्या है। और क्यों है ये परिमेय संख्या? क्योंकि परिमेय संख्या के सारे नियमों का पालन कर रही है। भाई 22 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, और 7 जीरो भी नहीं है, अतः परिमेय संख्या है। अब कंपटीशन में आता है कि 22/7 है, और बच्चा बड़े जल्दी से तावलेपन में लिख आता है परिमेय संख्या, क्योंकि वो सोचता है पाई है परिमेय संख्या और पाई का मान 22/7 होता है। तो आपको स्पष्ट कर देता हूं कि पाई का मान 22/7 नहीं होता है। वो हम वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और इसी प्रकार के और जहां भी पाई आता है सूत्र में, वो हम पाई का मान 22/7 लगभग रखते हैं सवाल को हल करने के लिए। बाकी पाई का मान कन्फर्म नहीं है, पता नहीं है कितना है, वो लगभग मान है। जबकि 22/7 अगर एग्जाम में आता तो निश्चित रूप से परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें परिमेय संख्याओं के सारे गुणधर्म मौजूद है। ये पाई का मान नहीं है 22/7, पाई का मान हम इसको 22/7 लगभग मान करके रख देते हैं। अतः 22/7 तो परिमेय संख्या है, जबकि पाई अपरिमेय संख्या है। अब आ जाओ 1.2 में। तो 1.2 के सवाल है, पहला सवाल है सत्य असत्य का, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये सत्य हुआ, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चाहे कोई अपरिमेय संख्या हो, चाहे कोई परिमेय संख्या हो, सभी वास्तविक संख्याएं होती है। तो क्या हो जाएगा? सत्य है। इसी प्रकार दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि वर्गमूल के भीतर जब हम प्राकृत संख्या रखते हैं तो उसका वर्गमूल परिमेय संख्या आता है। अगर अपरिमेय संख्या आएगा तो धनात्मक आएगा, ऋणात्मक अपरिमेय संख्या नहीं आएगा। जैसे -√2 कभी भी m की जगह कोई प्राकृत संख्या रखने से कभी भी -√2 नहीं आएगा, जबकि -√2 एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती है, यानी कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या रेखा को दर्शाता है। तो ये भी वास्तविक संख्या हुई, जबकि √m में m का मान चाहे हम कुछ भी रख दे, माइनस का √2 हमारा उत्तर नहीं आएगा। अतः असत्य। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जो भी वास्तविक संख्या होती है ये भी असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो परिमेय भी होती है और अपरिमेय भी होती है। उन दोनों संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अतः ये भी क्या हुआ? असत्य हुआ। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं। क्या हो जाएगा उत्तर? नहीं, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। अगर हम ये धनात्मक पूर्णांक ले लिया 4, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2, और 2 तो एक परिमेय संख्या है। तो क्या ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है? तो ये वही उदाहरण है। तो पहला उत्तर तो इसका क्या हो जाएगा? नहीं। और फिर उदाहरण क्या हो जाएगा? वर्गमूल 4 = 2। अब हमारा अगला तीसरा सवाल है कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। तो देखो हम √5 को संख्या रेखा पर यहां निरूपित करते हैं। तो इसके लिए पहले हम एक गणितीय कैलकुलेशन करते हैं कि देखो हम 5 को क्या लिख सकते हैं? हम 5 को लिख सकते हैं 4 + 1। अब जी 4 + 1 ही क्यों लिखा? तो क्योंकि हमारी जो पाइथागोरस प्रमेय है वो है कर्ण का स्क्वायर। तो ये इस तरह कर्ण के रूप में लिख दिया हमने इसको, ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, 5 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 5 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। इस तरह से हमने 5 को वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए ये गणितीय कैलकुलेशन की कि भाई 5 बराबर होता है 4 + 1,
फिर पाइथागोरस प्रमेय का रूप देने के लिए 5 को लिखा वर्गमूल 5 का स्क्वायर, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, 1 को लिखा 1 का स्क्वायर। और इस गणना से निष्कर्ष ये निकला कि अगर हम एक ऐसा समकोण त्रिभुज बना दे इस संख्या रेखा के ऊपर कि जिसका आधार कितना हो 2 हो और जिसका लंब कितना हो 1 हो, तो उस का कर्ण वर्गमूल 5 लंबाई के समान होगा। और वर्गमूल 5 लंबाई जब हमारे पास आ जाएगी तो हम उस बिंदु को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो संख्या रेखा पर √5 को दर्शाने के लिए हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। तो ये हमने एक लाइन खींची कुटे की सहायता से, इसका पक्का चित्र बनता है। उसके बाद में हमने एक बिंदु लिया, यहां से ले लिया मान लो O, और अब हम प्रकार को बिल्कुल एक फिक्स दूरी का खोल के रखेंगे। उसके बाद वो खिसकना नहीं चाहिए और इस पे हम O बिंदु से दोनों तरफ पॉइंट ले लेंगे। जैसे एक चाप ये लगाया, दूसरा चाप यहां रख करके ये लगाया, इसी प्रकार इधर की तरफ एक चाप ये लगाया और एक चाप ये लगाया। तो ये हमारी, अगर इस पे हम नंबरिंग कर देते हैं तो ये संख्या रेखा बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये -1, ये -2, ये संख्या रेखा बन गई। अब हमें देखो एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका आधार कितना हो 2। तो हम यहां 0 से 2 तक का ये आधार सेलेक्ट कर लेंगे और इस 2 के ऊपर हम अगर 90 डिग्री का कोण बना देंगे, थोड़ा सा हम जानबूझ के प्रकार को ज्यादा खोल के 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इस प्रकार से ये या तो ज्यादा खोल ले या कम खोल ले ताकि वो अलग से दिखाई दे। और हम 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। एक चाप काटेंगे 60 का कोण बनेगा, 60 के ऊपर रख के दूसरा चाप काटेंगे 120 का बनेगा, 60 पे रख के ऊपर की दिशा में काट देंगे और 120 पे रख के इस चाप को काट देंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो हम इस प्रकार से इसको जब मिलाएंगे यहां से तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब क्योंकि हमारा आधार 2 है तो हमने आधार 2 पहले तय कर लिया था और हमारा लंब कितना लेना है, हमें 1 लेना है लंब। इसलिए हम इस प्रकार में वापस 1 भर लेंगे। प्रकार को 2 पे रख करके 1 जितना खोल लेंगे तो इसमें 1 भर जाएगा। हमने 1 जितना खोल लिया और अब हम यहाँ चाप लगा देंगे। तो ये जो बिंदु आया है ये उस त्रिभुज की ऊंचाई आ गई जो हमें त्रिभुज बनाना था, जिसका आधार 2 हो और ऊंचाई 1 हो। उस त्रिभुज की ऊंचाई 1 आ गई। अब उसको हम इससे मिला देंगे तो ये त्रिभुज का कर्ण आ गया और इसकी लंबाई √5 है। तो कुल मिला के हमने त्रिभुज बनाया। ये 0 है, ये O नहीं है, कभी इसको काउंट करो। A और ये बिंदु कौन सा है, ये B बिंदु है और ये C बिंदु है। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज बना है जिसका आधार AB 2 इकाई है, 2 मात्रक है और BC इसकी ऊंचाई 1 मात्रक है। तो इसका कर्ण अपने आप ही ऑटोमेटिक इस गणना के कारण वर्गमूल 5 लंबाई के बराबर हो जाएगा। अब हम प्रकार की नोक बिंदु A पर रखेंगे और इसको कितना खोल देंगे, C जितना खोल देंगे। तो हमारे प्रकार की जो प्रकार हमने जो खोल दिया है C जितना, ये जो लंबाई हमारी इस प्रकार की अब खुली हुई है ये √5 के बराबर है। तो हम A बिंदु पर रख करके और इस तरह से चाप लगा देंगे नीचे की तरफ। तो हमारा जो ये संख्या रेखा पे जो ये बिंदु आया है, ये P बिंदु यहाँ पर, इसकी जो लंबाई है वो O से √5 जितनी है। अर्थात ये जो P बिंदु है ये √5 को निरूपित करते हैं। तो लिखेंगे बिंदु P √5 को निरूपित करता है।